स्वागत है आपका कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण की नेक्स्ट वीडियो में। इसको कंटिन्यू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। एक्चुअली प्रायद्वीपीय उसको बोलते हैं, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं तीनों ओर से जल से घिरा होता है। क्योंकि भारत का अगर नक्शा देखा जाए तो भारत तीनों ओर से मतलब जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करते हैं। अपन इसको मैप में देख लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक विजुअल क्लियर हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा कहाँ कहाँ फैली हुई है। ये देखिए, ये है कच्छ हिल्स, गिर हिल्स, अरावली ये। ठीक है, फिर यहाँ पे जाती है राजमहल हिल्स। फिर इधर की बात कर रहे थे वो कार्डामा में अन्नामलाई। ये पूरा अगर आप देखा जाए तो ये पूरा प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब भारत में विभेद पड़ रहा था ना, भारत के प्लेट में विभेद पड़ रहा था ना, मतलब अपसरित क्रिया होने के कारण क्या हो रहा था, भूखंड अलग अलग हो रहे थे, तो यहाँ पे भ्रंश पड़ गया था। तो ये प्रायद्वीप का कुछ भाग इस साइड चला गया था। अगर आप नक्शे में देखोगे जो मेघालय और असम है, उधर ना जो पहाड़ियाँ मिलती हैं वो प्रायद्वीप का भाग है, ना कि वो हिमालय का भाग है। इसको भी अपन मैप में लोकेट कर। ये देखिए, ये मेघालय उनका भाग है, ये कार्बी एंगलोंग है। ठीक है, ये यहाँ से अलग हो गया था, इसको बोल देते हैं मालदा भ्रंश। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। कौन कौन से पठार हैं वो? हजारीबाग का पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। पठार एक ऐसी भौतिक भू संरचना होती है जो मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी ऊपर होती है और जो पहाड़ों से थोड़ी नीचे होती है। जैसे मान लो ये मैदान है, ये पठार हो गए ऐसे, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, पर्वत लगे होते हैं, तो ये बीच की संरचना होती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी ऊंची और पर्वतों से थोड़ी नीचे, उसको पठार बोलते हैं। हम इन सब पठारों को भी मैप पे लोकेट कर लेते हैं। ये देखो, हजारीबाग प्लेटियो, छोटा नागपुर प्लेटियो, है ना, बघेलखंड, दंडकारन, बस्तर प्लेटियो, ये सब क्या उसके ही भाग हैं। डेक्कन प्लेटियो। ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। स्थिर इसलिए क्योंकि यहाँ पे विवर्तनिक घटनाएं अब घटती नहीं है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। इस चीज़ को याद रखना कि प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। इसका इसका एक उदाहरण मिलता है नदियों के प्रवाह से। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये प्रायद्वीप भारत का चित्र है, मैं इतना ही बना सकता हूँ। अब यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का जो प्रवाह प्रवाह मुख है वो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर क्यों है? क्योंकि ढलान ढलान क्षेत्र है, इसलिए इसको ऐसा बोल दिया गया है। ठीक है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। देखो, ये सिद्ध कर रहा है इस बात को। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में तो ये बता दिए, और भी अपन अगली वीडियो में देखेंगे और नदियों के नाम और उनकी ट्रिब्यूटरी वगैरह सब याद कर लेंगे। और अरब सागर की ओर गिरने वाली कौन कौन सी हैं? नर्मदा, तापी। ठीक है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं परंतु पश्चिम में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। जैसे कि डेल्टा, डेल्टा से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां ही बना पाती हैं क्योंकि ये अपसात बहुत ज़्यादा बहाकर लाती हैं और यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज़्यादातर बनाती हैं एस्चुरी। एस्चुरी
वो आकृति होती है। यहाँ पे क्या नदियाँ क्या एक ऊंचाई से गिरती हैं, तो यहाँ पे जमाव नहीं कर पाती अवसादों का, तो इसलिए वहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, हुमोकी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ मिलती हैं। अब एक एक करके इन संरचनाओं को भी समझ लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इन संरचनाओं के नाम पता हो जाता है हमको, और इस संरचनाओं को पता भी चल जाता है कि किस प्रकार की होती हैं ये। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं टॉर को। देखो, टॉर एक ऐसी संरचना होती है, इसमें होता क्या है, इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। टॉर एक स्वतंत्र पृथक चट्टानी उभार है, ठीक है, जो आमतौर पर बड़े गोल पत्थरों के ढेर जैसा दिखता है। आमतौर पर 15 फीट से कम ऊंचाई वाले ये टॉर मुख्य रूप से भूमिगत रासायनिक अपक्षय क्या होता है, कुछ रासायनिक अपरदन के कारण अपक्षय हो जाता है ना। रासायनिक में अपन बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न गैसें एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके, जैसे कि मान लो नमक का इसमें जमाव हो जाता है, जिससे कि इसका अपरदन होता रहता है ना। तो ऐसी कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं द्वारा निर्मित होते हैं, जिससे कोर स्टोन बनते हैं। फिर हवा और पानी के कटाव से आसपास की नरम मिट्टी और चट्टान हट जाती है, तो इससे ये स्वतंत्र खड़ी हुई चट्टान अकेली रह जाती है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं टॉर। ब्लॉक पर्वत में आपको पिछली वीडियो में समझा ही चुका था। ब्लॉक पर्वत होते हैं क्या है, जब या तो अपसरित क्रिया होती है, जिससे कि आसपास की चट्टानें अलग हो जाती हैं और बीच का उभार ऐसा ही रह जाता है, तो उसको भ्रंश बोल देते हैं। या फिर बीच का उभार धंस जाता है और आसपास की चट्टानें ऐसे ही रह जाती हैं, तो इनको ब्लॉक पर्वत के उदाहरण बोलते हैं। यही भ्रंश होते हैं। ठीक है, पर्वत स्कंद मतलब क्या होती है, चोटी, पर्वत चोटी। ठीक है, नग्न चट्टान संरचना, जिसमें कुछ भी नहीं, एक सिर्फ चट्टान अकेली। टेकरी, होमोकी भी पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा अलग शब्द है। देखो, होमोकी ऐसी संरचना होती है, छोटे छोटे उभार होते हैं कहीं पे, जो प्राकृतिक जल संग्रह में स्थल है। इस प्रकार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी द्वारा उद्गरित लावा से बनी हुई है ये पूरा प्रायद्वीप। तो जब अपर्दन हुआ तो काली मिट्टी, क्योंकि अपर्दन की अंतिम परिणति होती है मिट्टी में बदल जाना। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्तान व निमज्जन, भू उत्तान मतलब होता है कि उभर आना, निमज्जन मतलब उस पानी के नीचे धंस जाना। भ्रंश तथा भिवंग, भ्रंश आप जानते ही हो, भिवंग यानी कोई चट्टान का टूट जाना। निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। पुनरावृत्ति में बार बार इसी दौर से गुजर रहे थे, कहीं टूट रहे थे, कहीं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचल होती रहती है। भीमा भ्रंश को समझ लेते हैं, भीमा भ्रंश किधर है ना। देखो, भ्रंश तो आप जानते हो, कोई एक दरारी संरचना होती है। ठीक है, एक दरार पड़ जाती है ना। ये भीमा भ्रंश है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ये भीमा नदी के नाम पर पड़ा हुआ है, तो इसलिए भीमा भ्रंश बोल देते हैं। ठीक है, कोई दरार है। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड, महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं, जैसे चंबल, भिंड, मुरैना खड्ड इसके उदाहरण है। आपने भीड़ शायद देखे होंगे कभी, अगर दिल्ली तरफ गए होगे तो। मैं आपको इसका चित्र भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या होता है, जब नदी बहती है तो नदी कुछ नलिकाएं बन जाती हैं। नलिका क्या होती हैं, ये मैदान को अपर्दित करती जाती हैं, इतनी गहरी नालियां बना देती हैं कि कहीं ऐसी संरचना निर्मित होने लगती हैं। तो चंबल ऐसा ही करती है, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से ये अपर्दन, धरातल पे अपर्दन करती है, तो जिससे ये ऐसी आकृतियां बन जाती हैं। ये ये भी प्रायद्वीप के विभाग है।
आज इतना ही रहने देते हैं।